स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम आज 30 कदम के 2.0 के आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। अगला टॉपिक है आपका केंद्र शासित प्रदेश और आपका केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताता है। केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में और सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सीधे ही हम देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लिखा हुआ है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। बात किया गया है केंद्र शासित प्रदेशों का, तो केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेशों का बात किया जाएगा यानी कि यूटी का अगर बात किया जाएगा, और यूटी के किसके बारे में पूछा, आपका प्रशासन के बारे में पूछा है, तो प्रशासन के बारे में आर्टिकल 239 मेंशन है। 239 में बोलता है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से होगा, राष्ट्रपति प्रशासक होगा और राष्ट्रपति ये कर्तव्य को या तो खुद या तो आपने आपके अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है, जैसे कि उपराज्यपाल या आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से किया जा सकता है। तो अगर आर्टिकल 239 का बात करेंगे तो ये यूटी के प्रशासक के बारे में बात करता है। आर्टिकल 240 बताता है विधि बनाने की या नियम बनाने की शक्ति जो होती है, नियम बनाने की शक्ति भी किसके पास है, आपका राष्ट्रपति के पास है। इस चीज का बात करता है। आ गया समझ में। 245 का अगर बात करेंगे और 246 का बात करते हैं, दोनों का संबंध विधायी संबंध से है। इस चीज को याद रखना, विधायी यानी लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप से संबंधित है। इस चीज को याद रखना। जैसे कि 246 का बात करता हूं तो 246 का बात करेंगे तो 246 जो होता है आपका याद रखना है किससे रिलेटेड है, आपका विषय वस्तु से रिलेटेड है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। किसके, आपका याद रखना है किससे रिलेटेड, आपका लॉ से रिलेटेड आपका आ जाएगा, यानी कि आपके कानून का विषय वस्तु का बात करता है। कानून की विषय वस्तु क्या हो सकती है, तो सूची का बात करता है, लिस्ट का बात करता है। और लिस्ट कितने टाइप की होती है, आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का ये बात करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। कानून का विस्तार के बारे में 245 बात करता है। यहाँ पर बात किया गया केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में, तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, 239 पहला आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। इस चीज का बात करता है, यानी कि बोलता है एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड क्या होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देखने का काम करता है कौन, आपका प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। इस चीज को याद रखना है, यानी कि राष्ट्रपति क्या है, आपका एग्जीक्यूटिव हेड है। इस चीज को आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी का बात करता है। तो एक्चुअल का अगर बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव हेड का अगर बात करेंगे तो दो पोस्ट का अगर नाम है, दो पद का नाम आ जाएगा। दो पदों में आ जाएगा आपका, एक गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बात करेगा, और एक बात कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर का बात कर सकता है, यानी कि उपराज्यपाल का बात कर सकता है और प्रशासक का बात कर सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होगा, तो आपका राष्ट्रपति होगा। क्या राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो कार्यकारी प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड है आपका यूटी का। तो ये चीज आंसर पीएम होता है क्या, तो पीएम नहीं होता है। इस चीज को भी याद रखना। मुख्यमंत्री भी नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, उपराज्यपाल या प्रशासक, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है का बात करता है। तो आपको याद रखना है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों में दो ही ऐसे प्रदेश दिखाई देते हैं जहां पर विधानसभा का आपका उल्लेख किया गया, मेंशन किया गया। जैसे कि इस ऑप्शन के तहत अगर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि दिल्ली और आपका पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी का अगर बात किया जाता है तो दिल्ली और पुडुचेरी में क्या आ जाएगा, यहाँ पर विधानसभा है। बट अगर बोलेंगे चंडीगढ़ में, तो विधानसभा का आपका प्रावधान या प्रोविजन नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा, कहाँ नहीं है, तो आपका चंडीगढ़ इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया जाएगा तो वो हेड जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड या कार्यपालिका प्रमुख अगर बोला जाएगा तो वो आ जाएंगे कौन, आपके प्रेसिडेंट आ जाएंगे। तो इसका आंसर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका बी इसका आंसर होगा, आपका प्रेसिडेंट इसका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु एडमिनिस्ट्रेट्स अ यूनियन टेरिटरी, तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन आ जाएंगे, आपके प्रेसिडेंट आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका बी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 5 का, दिल्ली को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ए 239,
239 का ए, 239 का ए और 240 का बात करता है। हम बात कर रहे हैं 239 का, तो ये बात किया था यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया था, वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, इस चीज को याद रखना, प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासक होता है। अगर 239 का ए का और 239 का ए का बात करता हूँ, तो ये दोनों चीज को 240 का बात करता हूँ। तो अगर 239 का ए का बात करते हैं, तो 239 का ए का रिलेशन जो होता है आपका दिल्ली से, किससे? आपका दिल्ली से। इस चीज को याद रखना, दिल्ली को बोला गया एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन बोला गया है। और 239 का ए का अगर बात करेंगे, तो ये पुडुचेरी जैसे यूटीज के बारे में बताता है कि यहाँ पर भी क्या हो सकता है, आपका विधानमंडल यानी कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर का बात करता है, आपका विधानमंडल का बात करता है, सॉरी लेजिस्लेचर का बात करता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी में ही बात करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है दिल्ली को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आ गया स्पेशल, अगर आप बात किया स्पेशल स्टेटस कौन सा आपका आर्टिकल देता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दिए हैं, 239 का ए, 239 का ए और 240 का बात करता है। हम डिस्कस करते हैं 239 का, तो ये बताता है यूटी के आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताता है, ये राष्ट्रपति के हाथ में होगा, ये चीज बोलता है। 239 का ए बोलता है कुछ यूटीज जैसे कि पुडुचेरी से रिलेटेड अगर विधानमंडल का बात किया जाए, आपका लेजिस्लेटर का बात किया जाए, तो उससे संबंध में चर्चा करता है। 239 का ए का बात करता है। 239 का ए का बात करूंगा तो मैं दिल्ली का बात करता हूँ, दिल्ली एनसीआर का बात करता हूँ, दिल्ली एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का बात करता हूँ। और 240 का अगर बात करूंगा तो विधि संबंधी आपका विधि संबंधी या कि लॉ से रिलेटेड बात करता है कि बना सकते हैं, कानून भी बनाया जा सकता है, इस चीज का बात करता है। तो हमको पूछा गया है दिल्ली को विशेष दर्जा किस में दिया गया है, तो दिल्ली का समझ 239 के ए से है, तो आपको याद रखना इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? सी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से बोलता है संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? भाग 11 का बात करता है, पार्ट 11 का बात करता है। अगर पार्ट 11 का अगर बात करूंगा तो ये दो चीजों को बताता है, एक सेंटर के बारे में बताता है और एक स्टेट के बारे में बताता है, लेकिन इन दोनों को कोरिलेशन को बताता है, सहसंबंध को बताता है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध को बताता है? सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो पार्ट 11 का रिलेशन किससे देख लेते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट से है? तो स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन पार्ट 6 से, इसको याद रखना है आपका, ठीक है। केंद्र और राज्य संबंध का अगर बात करूंगा, सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप का बात करूंगा, तो पार्ट कौन सा आ जाएगा आपका? बी का बात किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और पार्ट 11 का मैटर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 7। पार्ट 11 में टोटल आपका बोलता है कुल कितने अनुच्छेद, अगर बात कर जाए कहां से कहां तक का बात किया जाए, तो पार्ट 11 का अगर मैं बात करता हूं, तो पार्ट 11 का मैटर क्या था? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बताया था, केंद्र और राज्य संबंध के बारे में बताया था, और इसका अनुच्छेद अगर बोलूंगा तो 245 से 263 का मैटर आता है। क्या अगर ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है क्या 245 से 255 का मैटर? तो ये चीजें नहीं आएगा। 245 से 263, 260 से 280 ये भी नहीं आएगा, 268 से 293 ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? 245 से 263 का मैटर आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, इसका आंसर सही आंसर होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 245 के बारे में बात करता है। आर्टिकल 245 किससे रिलेटेड है, इसका बात करता है। तो आर्टिकल 245 का रिलेशन आपको याद रखना है किससे? आपका लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताता है, रिलेशनशिप के बारे में बताता है, यानी कि विधायी संबंध से संबंधित है इस चीज को, या रिलेटेड है इस चीज को याद रखना है आपको, विधायी संबंध से। तो ये किसके बारे में बताता है? लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के एक्सटेंशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा? एक्सटेंशन यानी कि विस्तार के बारे में ये चीज बताता है। तो आपका याद रखना है 245 का मैटर किससे संबंधित है? लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप जो भी बताया है उसके एक्सटेंस के बारे में बताता है, विस्तार के एक्सपांशन के बारे में ये चीजें आपका बताता है। अगर मैं बात करता हूं पहला ऑप्शन संसद की संरचना के बारे में अगर बात करूंगा, तो यानी स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, ये आर्टिकल कौन सा बताता है? 79 बताता है। आर्टिकल 79 बताता है इसके बारे में। विधायी शक्तियों का विस्तार के बारे में, कराधान के बारे में ये बताता है क्या? टैक्सेशन क्या? बिल्कुल नहीं बताता। आपातकालीन इमरजेंसी का केस आ जाएगा तो 352, 56, 356 और 360 का मैटर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? विधायी शक्तियों का विस्तार, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा बी आंसर होगा, इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 में चलूंगा, संघ और राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में किया गया है?
बात कर रहा है किसका, तो आपको पहले ही याद रखना है ये बात करता है किसका, लेजिस्लेटिव पावर्स का बात करता है। किसके किसके बीच में बात करता है, यूनियन और स्टेट के बीच में बात करता है। तो यूनियन और स्टेट में शक्तियों का विभाजन बोलता है। आगे डिवीजन के बारे में बात करता है। तो शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होगा, तो किस प्रकार से हो सकता है भाई शक्तियों का विभाजन, हम देखेंगे लिस्ट की बात करेंगे। किसका बात करेंगे, लिस्ट यानी कि सूचियों का बात करेंगे, लिस्ट की बात करेंगे। और इसमें बात करेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का बात करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का अगर बात करते हैं तो आपको सीधा सीधा याद रखना है। तो इसका रिलेशन अगर आएगा तो कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल 246 का मैटर आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है क्योंकि 245 हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, आपका कौन सा आंसर आ गया, आपका बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का संबंध किससे है, आपका बात करता है। तो आप यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपका शेड्यूल के बारे में बताया है, अनुसूची के बारे में बताया है। तो शेड्यूल 6, 7, 8 और 9 का बात करता है। जैसे कि शेड्यूल 9 का रिलेशन किससे, आपका लैंड रिफॉर्म से, किससे आपका लैंड रिफॉर्म से है, भूमि सुधार से, इससे आपका भूमि सुधार से है। इसका सब्जेक्ट मैटर ये है आएगा। 8वीं का बात करेगा तो भाषा से है, आपका लैंग्वेज से है, इस चीज को याद रखना है, लैंग्वेज से इसको याद रखना है। 7वीं जो अनुसूची दी है उसका संबंध लिस्ट से है, आपका याद रखना है, लिस्ट से। और लिस्ट कितने टाइप का अभी चल सके, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, राज्य सूची और आपका संघ सूची का बात करता है। और 6वीं अनुसूची बोलता है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो क्षेत्र है, ये जो राज्य है, उनके जो अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरियाज के बारे में, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये डिस्कस करता है। तो आपको पूछा गया क्वेश्चन है संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो यहाँ पर दिख रहा है 7वीं अनुसूची, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका बी, इसका बी ऑप्शन जो होता है 7 आपका शेड्यूल इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, आर्टिकल 239 के अंतर्गत प्रशासक की शक्तियां किसके अधीन होती है। 239 के तहत अगर बात करते हैं तो 239 किससे रिलेटेड है, आपका यूटी से रिलेटेड है। यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा भाई, प्रेसिडेंट। किसके पास होगा, आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास होगा। क्या पार्लियामेंट के पास होगा, पार्लियामेंट के पास नहीं है। क्या पीएम के पास होगा, नहीं होगा। किसके पास होगा, आपका राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली में पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था किसके अधीन होती है। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, आप जानते हैं 239 का ए में विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस दिया गया है दिल्ली को। एनसीआर कहा गया है, नेशनल कैपिटल रीजन कहा गया है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार को या दिल्ली की गवर्नमेंट को पुलिस से रिलेटेड, आपका लैंड से रिलेटेड और आपका लॉ ऑर्डर से रिलेटेड कानून के बारे में इसके अधीन नहीं है। तो किसके अधीन होगा, जब इसके अधीन नहीं है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होना है, केंद्र सरकार के अधीन होगा। तो यहाँ पर याद रखना है पुलिस से रिलेटेड अगर बात होता है तो यहाँ पर अगर बात करते हैं पुलिस से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पुलिस, आपका भूमि और आपका कानून से संबंधित जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका केंद्र सरकार आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद है। पहले चीज आपको ये चीज याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के बारे में पूछा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा कोई भी आपका प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, यहाँ पर विधान परिषद की संरचना बनाई गई है या बनी हुई है। यहाँ पर विधानसभा का अगर बात करते तो विधानसभा कुछ आपके केंद्र शासित प्रदेशों में है, लेकिन विधान परिषद कहीं पर भी नहीं दिखाई देती है। ना ही दिल्ली में दिखाई देगी, ना ही पुडुचेरी में दिखाई देगी, ना ही दोनों में दिखाई देगी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बना सकता है। अब यहाँ पर नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है। तो अगर हम बात किए थे 239 का, तो ये यूटी के बारे में था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये प्रेसिडेंट के हाथ में था। 240 का अगर बात करते हैं तो कुछ यूटीज के लिए आपके रेगुलेशन करने का काम, रेगुलेट करने का काम, रेगुलेशन करने का काम जो रहेगा वो किसके पास रहेगा, प्रेसिडेंट के पास रहेगा। तो यही बताता है केंद्र शासित प्रदेशों के आपके नियम बनाने की शक्ति को 240 ये बताता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आपका 240 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, सी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाला अधिनियम कौन सा है? कौन सा एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? और जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था लद्दाख, लद्दाख को अलग कर दिया गया। और यहाँ पर याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है। क्या यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत ही जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। आर्टिकल चलते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची पर कानून कब बना सकती है? यहाँ पर कंडीशन बना दिया है, आर्टिकल 249 का बात बोलता है। आर्टिकल 249 का मैटर क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। आर्टिकल 249 क्या बोलता है कि अगर राज्य सूची का बात करता है, किसका बात करेगा? राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का बात करता है। विषय वस्तु में कोई ऐसी विषय वस्तु है जिसको अगर नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया दिया गया, राष्ट्रीय महत्व का, तो वो जो आता है इससे रिलेटेड कोई बिल होगा, वो कहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा? राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो संसद राज्य सूची पर कानून कब बना सकती है? तो यहाँ पर मैटर क्या आ रहा है? राज्य सूची, राज्यसभा में यहाँ पर प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल रखा जाएगा, किससे रिलेटेड? स्टेट लिस्ट के नेशनल इंपॉर्टेंस मैटर से रिलेटेड को बात करता है। तो क्या आपातकाल में रखा जाएगा? आपातकाल का कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगा। क्या राष्ट्रपति शासन में रखा जाएगा? राष्ट्रपति शासन में भी नहीं आएगा। राज्यसभा के प्रस्ताव, क्या वित्तीय संकट में? तो वित्तीय संकट में भी नहीं। राज्यसभा के प्रस्ताव का अगर बात करेगा, ऑन अ रिजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून की अवधि कितनी होती है? अगर नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर का अभी ही चर्चा की है 249 में, नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर आ रहा है या नेशनल इंटरेस्ट का मैटर आता है, तो उसकी अवधि सीधा सीधा आपको याद रखना कौन सा? 1 वर्ष होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? आर्टिकल 250 किस स्थिति में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है? अब आर्टिकल 250 का मैटर बताता है। आर्टिकल 250 का मैटर में क्या बोलता है? संसद यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर में कब कानून बना सकती, लॉ बनाने की शक्ति? तो ये कंडीशन कब बनेगा? जब स्टेट में इमरजेंसी लग जाए, स्टेट इमरजेंसी की बात की जाएगी, यानी कि राज्य में आपातकाल लग जाए तो राज्य के आपातकाल की स्थिति में किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या राष्ट्रपति शासन का बात करता है? प्रेसिडेंट रोल बिल्कुल नहीं करता है। वित्तीय आपातकाल का वित्तीय ने, और वार का बात नहीं, तो किसका बात करेगा? इमरजेंसी का ये बात करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आपका बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन चलेंगे, आर्टिकल आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का बात करते हैं। आर्टिकल 252 का रिलेशन किससे है, किससे संबंधित है, इस चीज को बात करता है। जब हम 252 का बात करेंगे, और बात कर रहे हैं हम किसका बात कर रहे हैं? आपका 245 से 263, ये जो आर्टिकल का बात किया है पार्ट 11 में बात किया गया, और ये बताता है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो 252 का मैटर इसको याद रखना है कि इसका रिलेशन जो होता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट से रिलेटेड मैटर में होता है। ठीक है, तो अगर ये आपातकाल से रिलेटेड है, आपातकाल से रिलेटेड नहीं है। क्या वित्त आयोग से? वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा? 280 आ जाएगा। क्या कर वितरण से है? टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से भी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 2 या अधिक राज्यों की सहमति से कानून बनाने से संबंधित है। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? आपका ए इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हूं। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा में कितने सदस्यों का समर्थन आर्टिकल 249 के लिए आवश्यक है? 249 यानी नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है और स्टेट लिस्ट से रिलेटेड मैटर है। तो राज्यसभा में वो आपका रिजोल्यूशन रखा जाएगा, प्रपोजल रखा जाएगा, और इसका रिलेशन आपको याद रखना है कौन सी मेजोरिटी से अगर बात होगा तो उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के से ये पास होगा, यानी कि प्रेजेंट है और वोट देने वाले 2/3 मेंबर्स के मेजोरिटी से ये पास किया जाएगा। तो क्या इसमें ऑर्डिनरी मेजोरिटी लगेगी? नहीं लगेगी। क्या इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगेगी? नहीं लगेगी। कौन सी मेजोरिटी लगेगी? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कितना बहुमत? 2/3 बहुमत का बात किया जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21 का बात करते हैं। आर्टिकल 239 का ए को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है? पहले इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 239 का ए अगर बोलेगा तो इसका रिलेशन आपका दिल्ली से है। दिल्ली को आपका स्पेशल स्टेटस दिया गया है। दिल्ली को बोला गया नेशनल कैपिटल रीजन बोला गया है। आपका याद रखना है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला गया है। और इसका डायरेक्टली संबंध आ जाएगा आर्टिकल कौन सा? आपका
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 69th अमेंडमेंट से हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका 20 का आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बात करते हैं। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद आ गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर और आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर डिस्प्यूट हो गया तो इन दोनों का अंतिम निर्णय किसके पास होगा। तो आपको पता है ये जो रिलेशन बता, ये जो क्वेश्चन बता रहा है वो बता रहा है यूटी के बारे में। अगर ऐसा डिस्प्यूट कहीं पर भी दिखाई देता है या डिसएग्रीमेंट दिखाई देता है तो यहाँ पर सीधा सा सीधा लास्ट डिसीजन का काम किसका हो जाएगा, आपका याद रखना किसका होगा, आपका प्रेसिडेंट का होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं पार्लियामेंट, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रेसिडेंट इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का बात कर लेते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में संसद द्वारा बनाया गया कानून विधानसभा कानून पर प्रधानता रखता है। अब इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, दिल्ली पुडुचेरी दोनों या इनमें से कोई नहीं की बात करता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में संसद द्वारा बनाया गया, संसद कानून बनाएगी, ठीक है, विधानसभा कानून पर प्रधानता रखता है। तो इसका मतलब है केंद्र शासित ऐसे प्रदेश जहां पर विधानसभा हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वहीं का ही बात किया जाएगा। अगर जहां पर विधानसभा नहीं है उनका बात नहीं किया जाएगा। तो हम जानते हैं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हम जानते हैं कहाँ दिल्ली में विधानसभा है, पुडुचेरी में भी विधानसभा है। तो यहाँ पर जो कानून संसद द्वारा बनाया गया कानून जो होता है वो प्रधानता रहेगा ही, आपका प्रायोरिटी उसी को ही देंगे। तो दिल्ली में भी देंगे, पुडुचेरी में भी देंगे, तो आंसर आ जाएगा कौन सा, सी आंसर इसका बहुत में आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का बात करता है, यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभा है की बात करें, राष्ट्रपति यह घोषित करता है कि वहां शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। इस स्थिति में निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान के अनुरूप नहीं होगा। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा की शक्तियां संसद के पास निहित कर सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है, या इमरजेंसी का केस लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यपालिका शक्ति अपने अधीन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राष्ट्रपति के आदेश को 6 माह के भीतर संसद से अनुमोदन कराना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अनुमोदन अप्रूवल कराना अनिवार्य नहीं है। और दूसरा चीज ये ऑप्शन जो 6 महीने वाला दिखाई दे रहा है, ये चीजें गलत है, इस चीज को आपको याद रखना है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकता है, तो ये आंसर आपका सही आ जाएगा। तो कौन सा नहीं है, अनुरूप नहीं है बोल रहा है, तो कौन सा नहीं है, आपका सी। तो कौन सा अनुरूप नहीं है, तो सी इसका आंसर आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अखिल भारतीय सेवाओं का नियंत्रण किसके पास होता है, किसके पास होगा भाई, ऑल इंडिया सर्विस से। तो ऑल इंडिया सर्विस बोल रहा है भाई, तो ऑल इंडिया सर्विस बोल रहा है तो किसके पास होना चाहिए, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो ऑल इंडिया सर्विस यानी कि आपका किसके पास होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन, जहां पर केंद्र सरकार दिखाई दे रहा है वही आंसर है। तो सी इसका आंसर होगा, केंद्र सरकार इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है आर्टिकल 248 का रिलेशन किससे संबंधित है। 248 का 248 का बात करेंगे, उसके 248 का बात किया और 246 का बात करते हैं, दोनों का आपका आर्टिकल का बात करते हैं। 246 का बात करते हैं तो 246 का मैटर किससे आ जाएगा, आपका डिविजन्स का बात करता है, डिवीजन का पावर डिविजन का बात करता है। तो पावर डिवीजन मतलब कि लिस्ट बना दी गई, तो यूनियन लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का मैटर आ जाएगा और कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर आ जाएगा, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का मैटर आ जाएगा। इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर है, अगर इस लिस्ट तीनों लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो उसको हम रखते हैं आपका किसमें, रेसिडुअरी पावर यानी कि अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाता है। और इससे संबंधित जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। तो 248 का जो मैटर है वो रेसिडुअरी पावर से आ जाता है, और रेसिडुअरी पावर से 248 का तो आंसर क्या आ जाएगा, अवशिष्ट शक्तियां, इसका आंसर बी होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए आंसर चलते हैं, आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। अब समवर्ती सूची में राज्य द्वारा बना कानून कब मान्य होता है, कब मान्य होता है, इस चीज को बात कर रहे हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जब राष्ट्रपति की सहमति हो, हमेशा, आपातकाल में, जब संसद ना हो। पहला चीज अगर ऑप्शन में चलते हैं तो संसद का ना होना, ये वाला मैटर तो गलत आ जाएगा, इस चीज को याद रखना है। समवर्ती सूची में राज्य द्वारा बना कानून कब मान्य होगा,
आपातकाल में तो बिल्कुल ये चीज गलत आएगा। हमेशा होगा क्या? नहीं होगा। तो किसकी अनुमति से, सहमति से होगा? राष्ट्रपति की सहमति से। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? व्हेन देयर इज द प्रेसिडेंट्स कंसर्न का बात करते हैं तो यही इसका आंसर, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 28 का बात करते हैं, वित्तीय संबंधों में सबसे अधिक केंद्रीकरण किस भाग में दिखाई देता है? बात कर रहा है आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। हम अगर बात करते हैं पार्ट 11 का, पार्ट 12 का बात करते हैं तो पार्ट 11 बोलता है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें किसका बात करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप के, प्रशासनिक संबंध के बारे में बात करते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप यानी कि विधायी संबंध के बारे में बात करते हैं। और पार्ट 12 बताएंगे वित्त का बात करता है, संविदा का बात करता है, संपत्ति की बात करता है, संपत्ति का बात करता है और वाद का बात करता है। तो यहाँ पर फाइनेंस का बात किसमें हो रहा है? पार्ट 12 में हो रहा है। और यही पूछा आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप किसमें बताएगा? तो कौन सा आंसर आ जाएगा? पार्ट 12 का मैटर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते हैं, संघ और राज्य विवादों में यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होगा के समाधान में अंतरराज्य की परिषद की भूमिका किस प्रकृति की होती है? पहला चीज याद रखना है, इंटर स्टेट काउंसिल का बात करता है। किसका बात कर रहा है? इंटर स्टेट काउंसिल का बात करता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल को जो भी रिकमेंडेशन देता है, सिफारिशें देती है, वो एक एडवाइस के तौर पे देता है, सलाह के तौर पे देता है, परामर्श के तौर पे देता है। इस चीज को आपको याद रखना है। वो किसी भी सरकार के लिए बाध्यकारी या बाइंडिंग नहीं होती है। इस चीज को याद रखना है। तो क्या ये न्यायिक होती है? बिल्कुल नहीं होती है। क्या ये कार्यकारी होती है? एग्जीक्यूटिव होती है? नहीं होती है। क्या ये आपका परामर्शदात्मक होती है? एडवाइजरी होती है? तो बिल्कुल ये चीज याद रखना है। और सी इसका आंसर होगा। यानी एडवाइजरी जो होती है ये एडवाइस देने का काम करता है सरकार को। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जीएसटी परिषद का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? 4 ऑप्शन दिखाई दी गए, 269, 269 का है, 279 और 280 का अगर बात करता है तो। ठीक है, आगे समझ। इसमें दो ऑप्शन को देखते हैं, 269 का ए, 269 का 279 का ए का बात करते हैं। 269 का ए किसका बात करता है? इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है उसमें टैक्सेस का बात करता है। ठीक है, इंटर स्टेट यानी अंतरराज्य की व्यापार अगर हो रहा है उससे रिलेटेड बात आएगा तो 269 का ए का बात करता है। 279 का अगर बात करूंगा तो जीएसटी काउंसिल का बात करता है। किसका बात करता है? जीएसटी काउंसिल का बात करता है। जीएसटी काउंसिल बनाने का गठन जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करता है। इस जीएसटी काउंसिल में कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं। और साथ ही साथ हर स्टेट के, हर राज्य के जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो जीएसटी काउंसिल का अगर बात किया जाए परिषद का तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 279 का ए इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जीएसटी परिषद का 279 का ए। ठीक है, आगे समझ में